ओम का नियम, लाइट नहीं है इसकी। ओम का नियम, तो ओम का नियम कल बताया था बेटा कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे, मतलब अपरिवर्तित मतलब बदले नहीं, चेंज नहीं हो, जो पहले हैं वही रहे, तो उसके विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? अनुपात कैसा होता है? नियत रहता है, और उस नियत को क्या कहते हैं हम? नियतांक कहते हैं। और उस नियतांक को ही बाद में क्या बताया गया है? प्रतिरोध। और जिसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो आज परिभाषा लिखेंगे प्रतिरोध की। किसकी? प्रतिरोध की परिभाषा। हाँ, सब बच्चे लिखेंगे प्रतिरोध। हाँ, वैद्युत प्रतिरोध डाल दे। प्रतिरोध वैद्युत कॉमन आने तो कौन सी बात पड़ी ना, पहले ही डालना पड़ेगा। इंग्लिश में लिख लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, हिंदी में वैद्युत प्रतिरोध और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध का मैंने कल भी बताया, तुम जानते हो कि प्रतिरोध बराबर सूत्र क्या होता है? R बराबर B अपॉन I। तो कोई कहे कि जैसे तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें कोई कहे कि ये सूत्र तुम्हें याद रहेगा और इससे तुम्हें परिभाषा बनानी है, तो कैसे बनाओगे? कि किसी भी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? I कहते हैं। अगर सब कुछ भूल जाओ तो ये तो नहीं भूलोगे, सही नहीं? सूत्र से बना के कैसे लिख दोगे? ठीक है नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखना कि सूत्र से पहले मन में तो सूत्र को या कहीं रफ पेपर पे लिख के इसको, और फिर पहले तो काली पेंसिल से वो सही बढ़िया हेडिंग बना के वैद्युत प्रतिरोध, पहले इसकी परिभाषा लिखना कि किसी भी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, और उसके बाद इसका मात्रक ओम होता है, और फिर इसके बाद लिख दोगे तुम ऐसे, फिर इसका सूत्र लिख दोगे R बराबर B अपॉन I। फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे, तो पहले लिखो। अब इसको तुमने इतनी परिभाषा इसकी लिख दी, सीधी सी बात है कि लिख दी कि किसी भी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को प्रतिरोध या इसके प्रतिरोध के बराबर होता है, इनका अनुपात, ये लिख दिया, ये भी ठीक है। लेकिन इससे पहले इसके बाद अब लिखोगे कैसे? लिखोगे माना कि एक चालक जिसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर भी और धारा I है। क्या है? I है। तो प्रतिरोध R बराबर B अपॉन क्या लिखना होगा? B अपॉन I। मतलब ये वाला सूत्र इतनी बात लिखने के बाद तब लिखना होता, ठीक है नहीं? तो लिखो इसको सब बच्चे। इसका कहना है, इसका चिरकू का, ये चिरकू मेघराज चिरकू कह रहा है कि भाई जो कह रहा है माचिस जो होता है, माचिस पर वो जो जलने वाला पदार्थ होता है वो क्या होता है? तो वो होता है फास्फोरस। क्या होता है? और फास्फोरस भी 3 प्रकार का होता है। कैसा? एक होता है बच्चा लाल फास्फोरस। कौन सा? और एक होता है सफेद फास्फोरस, और एक होता है काला। कौन सा होता है बच्चों? काला।
सफेद फास्फोरस इसलिए नहीं देखा कि सफेद फास्फोरस बहुत क्रियाशील होता है, वो जैसे ही वायु में आता है वो खुद ही जलने लगता, तो वो ऐसा खाली रखा तो नहीं जा सकता नहीं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, चलो अगर हम बात करें लाल फास्फोरस की, तो लाल फास्फोरस इससे सफेद फास्फोरस से कुछ कम क्रियाशील होता है, जिसे जलाने के लिए थोड़ा सा घर्षण बल देना पड़ता है। घर्षण बल, जब थोड़ा सा घर्षण बल देते हैं तो हम ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो माचिस पे ऐसे करके जब बीड़ी पीने को तू क्या जलाता है, तिल्ली जलाता है तो घर्षण देता है, हाँ वही तो, वो लाल फास्फोरस होता है। वो दोनों ही लाल फास्फोरस होते हैं। जैसे कुछ माचिस के अंदर, कुछ माचिस पे तो बेटा लाल कलर का लगा होता है, तो जो लाल कलर वाला होता है वो लाल फास्फोरस होता है, और जो ब्लैक कलर का होता है वो ब्लैक फास्फोरस होता है। जिस माचिस के उस साइड में वो लाल फास्फोरस होता है ना, वो माचिस बहुत जल्दी जल जाती है, सही है ना। वो ठीक वाला होता है, थोड़ा ज्यादा क्रियाशील होता है, जरा सी देर में आग पकड़ लेता है। और काला वाला होता है ना, वो अगर जरा सी सील जाए तो वो माचिस नहीं जलती। बात आ रही समझ में? तो वो कौन सा होता है? फास्फोरस, और उसका सूत्र होता है PO2, वो सॉरी P2। इन दोनों का सूत्र होता है P2 और इसका होता है P4। ये फास्फोरस के अपर रूप है सब, ठीक है नहीं? चलो, ग्रीक भाषा का अक्षर, ग्रीक भाषा का अक्षर ओमेगा, ओमेगा, हाँ ओमेगा, ग्रीक भाषा का अक्षर ओमेगा होता है। ये ओमेगा ऐसे बना लेना, ठीक है नहीं? ये अक्षर किसका है बच्चों? ग्रीक भाषा का। हम ओम को प्रदर्शित करते हैं ना, तो जैसे अगर कोई कहे कि 2 ओम प्रतिरोध है किसी तार के अंदर, तो 2 ओम हिंदी में नहीं लिखेंगे, उसके आगे ऐसा करके चिन्ह बना देंगे, तो इसका अर्थ हो जाएगा ओम। और ये ओम कहाँ का है? ग्रीक भाषा का ओमेगा, सही है ना? ओमेगा अक्षर है वो, कहाँ का? ग्रीक भाषा का। बात आ रही है समझ में? चलो फिर इसके बाद लिखो, ये कह रहे हैं कि प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन ऐसा आया कि बताइए प्रतिरोध किस पर निर्भर करता, मतलब चालक में जो प्रतिरोध होता है वो किस किस चीज पर निर्भर करता है। तो कल मैंने बताया बच्चों कि किस पर निर्भर? लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर? लंबाई पर। कि कोई तार जितना लंबा होगा उसमें उतनी ज्यादा लाइट देरी से फ्लो होगी, मतलब उसमें ज्यादा प्रतिरोध होगा, ठीक है नहीं? और कोई अगर चालक तार, कोई चालक तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, समझ रहे हैं? उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। और कोई पदार्थ पर भी निर्भर करता है प्रतिरोध, जैसे लोहे का प्रतिरोध ज्यादा होता है, सोने का प्रतिरोध, क्योंकि जिसका प्रतिरोध, जिस पदार्थ का प्रतिरोध कम होगा उसमें लाइट उतनी तेजी से फ्लो होगी। इस बात को समझते हो? जिसका मतलब जिस पदार्थ का प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उसमें लाइट इतनी ही धीरे से। बड़ी हंसी आती है तुम्हारे, क्या बात? कोई बात नहीं, हंसते रहो, लेकिन ऐसा है ज्यादा भी मत हंसो, ठीक है नहीं? तो प्रतिरोध कैसा है बेटा? प्रतिरोध पदार्थ पर भी निर्भर करता है कि कैसा पदार्थ है। जैसे लकड़ी में बहुत ज्यादा प्रतिरोध है, लोहे में उससे कम है, और चांदी में सबसे कम है। इसका मतलब पदार्थ पर भी क्या करता है? प्रतिरोध। जैसे जो निर्जीव पदार्थ है उनके अंदर प्रतिरोध ज्यादा होता है, जो निर्जीव पदार्थ है उनके अंदर ज्यादा प्रतिरोध होता है। गेट लगाना पड़ेगा उधर का, चल गेट लगा दे इस वाला। राहुल सब बच्चे सुनो, चलिए अब मैं कहूं कि लंबाई पर, तो लंबाई के सीधे अनुपाती होता है, मतलब लंबाई अगर बढ़ती है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। मतलब हम ऐसे लिखेंगे R समानुपाती, ये समानुपाती का चिन्ह होता है। समानुपाती किसके? L। मतलब जितनी लंबाई बढ़ाएंगे आप प्रतिरोध भी तार का उतना ही बढ़ जाएगा। और मोटाई, तो मोटाई को अगर हम दूसरे तरीके से कहें तो इसे एरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के जो है ये कैसा होता है? व्युत्क्रमणानुपाती होता है कि तुम क्षेत्रफल जितना घटाओगे
उतना बढ़ेगा, और जितना क्षेत्रफल बढ़ाओगे तुम चालक तार का तो उतना ही प्रतिरोध घटेगा। समझ रहे नहीं, क्योंकि ये उल्टा हो गया। इसके बाद आते हैं हम पदार्थ पर। तो पदार्थ, अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग है। जिसमें लाइट तेजी से फ्लो हो जाती है उसका प्रतिरोध कम होता है, जैसे सोना, एल्युमिनियम। तो पदार्थ पर भी निर्भर करता है कि तुम किस पदार्थ में लाइट फ्लो कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद ताप। तो ताप जो है वो धातुओं का ताप बढ़ाने पर, धातुओं का ताप जब हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, बढ़ता है। और जब, यदि हम धातुओं की जगह, अगर हम कहें, जब हम धातुओं की जगह कोष्टक में एक बात लिख लेंगे, चालक। अगर चालकों का ताप तुम बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रतिरोध धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और जब वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगी तब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उनमें लाइट फ्लो नहीं होगी। लेकिन इसी के दूसरे लोग हैं अर्धचालक। कौन से? अर्धचालक। और अर्धचालकों का जैसे जैसे तुम ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटता जाएगा। तो प्रतिरोध क्या होगा, घटता जाएगा। समझ रहे? तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चालकों का तो ताप बढ़ता है और अर्धचालकों का ताप घटता है। बात आ रही समझ में? लिखना स्टार्ट कर। चलिए, जैसे अब बात चल रही है विशिष्ट प्रतिरोध की। किसकी? तो इसमें R बराबर रो अपॉन क्या होता है, L, वो सॉरी रो L अपॉन A। तो पहली बात तो जो बराबर में होता है उसे समानुपाती कहते हैं। जैसे R रो के समानुपाती है, R L के समानुपाती है, लेकिन ये अपॉन में है A, तो इसका मतलब R A के व्युत्क्रमानुपाती है। जो अपॉन में होता है उसे क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये बात ठीक है। अभी तुमने पीछे देखा कि प्रतिरोध क्षेत्रफल A से क्या होता है, एरिया। तो मतलब क्षेत्रफल के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। कैसा? और इसके L के समानुपाती। तो यहाँ भी समानुपाती है। तो हम इस सूत्र में ये देखेंगे कि ये जो है, ये रो, इस रो को जो बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। और अगर मुझे अब विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र बनाना हो यहाँ से, तो बच्चा हम कैसे बनाएंगे, ये देख लो। जैसे ये इसके भाग में, तो इसके गुणा में आ जाएगा। बात आ रही समझ में? अगर मैं इसे गणित के नियम से हल करूं, तो ये देखो इसके भाग में है, इधर आएगा बराबर के तो गुणा में आएगा। तो R गुणा मल्टीप्लाई A हो जाएगा। और ये इसके कहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। किस में आएगा? डिवाइड में, भाग में आएगा, मतलब है नहीं है। तो ये L नीचे आ गया, तो इधर क्या बच गया, रो। तो इसका मतलब विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है, तो R इंटू A अपॉन L। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है, R इंटू A अपॉन L। तो इससे क्या बनाई जा सकती है, इसकी परिभाषा भी बनाई जा सकती है। सही है नहीं? अगर कोई कहे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो तुम कहोगे किसी भी तार का प्रतिरोध और उस तार के क्षेत्रफल के गुणनफल तथा उस तार की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। बात आ रही समझ में? प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोध का अर्थ तुम समझते हो, प्रतिरोध, और संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। इंग्लिश लिखोगे तो इसकी क्या लिखोगे तुम, इंग्लिश लिखोगे तो लिखोगे बेटा कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन, संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। क्या अर्थ होता है? जुड़ना या जोड़ना। मतलब हम प्रतिरोधों को कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं, मतलब प्रतिरोधों को हम कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं ये बताना है। तो हम दो प्रकार से प्रतिरोधों के संयोजन को, नंबर एक होता है श्रेणी क्रम। कौन सा? श्रेणी क्रम।
और नंबर 2 पर क्या होता है बच्चों? समांतर क्रम। कौन सा? समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का अर्थ होता है सीधा सीधा। ए बाचान लोगों चुप जाओ। वही चैटर बॉक्स बना जा रहे हैं, बातू नहीं जब से बात नहीं कर रहे हो। तो कह रहा है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का अर्थ होता है सीधा सीधा, मतलब एक तार में ही प्रतिरोध हो। जैसे अगर मैं इनका सिंबल बनाऊं तो यहाँ से तार बनाना स्टार्ट करूँ, एक प्रतिरोध ये हो गया, दूसरा प्रतिरोध यहाँ से ये, तीसरा प्रतिरोध ये हो गया। समझ रहे हैं? ऐसा प्रतिरोध है अगर सीधा सीधा एक ही तार में सब प्रतिरोध बने हुए ना, तो उसे कहते हैं श्रेणी क्रम। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम मतलब सीधी श्रृंखला में, सीधी। और समांतर क्रम का अर्थ होता है बराबर बराबर। जैसा अगर यहाँ से तार शुरू हुआ है तो यहाँ से 2 तार इधर गए, फिर एक तार ऐसा करके इसमें आया प्रतिरोध, और एक तार यहाँ से आया, ऐसा हो गया, तो फिर यहाँ से ये जो तार है, ये 3 तारों में लगातार प्रतिरोध एक साथ है, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? समांतर। उन्हें बोलेंगे समांतर क्रम। और इसे क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम। तो इन दोनों क्रम, जैसे इसमें समांतर क्रम में, इस श्रेणी क्रम में आर का सूत्र क्या होता है? आर बराबर होता है तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3, और जितने भी प्रतिरोध होंगे सब जुड़ जाएंगे। और इसमें तुल्य प्रतिरोध निकालना हो तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। बात आ रही समझ में? तो पहले तो दोनों क्रमों के क्या हो गया, इनका संयोजन कराया तुमने। और समांतर क्रम कैसा होता है वो तुमने देखा, श्रेणी क्रम कैसा होता है वो तुमने देखा। अब बाकी इनके बारे में इनका सूत्र सिद्ध, ये वाले सूत्र जो है वो सिद्ध कल कराएंगे। कब कराएंगे?